हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेट ऑफ के बारे में। बेसिकली हम समझेंगे कि क्या होता है अगर एक आदमी ने जो है लोन में डिफॉल्ट भी कर दिया है और उसका उस पैसा भी था उसी बैंक में डिपॉजिट के माध्यम से या फिर एफडी वगैरह के माध्यम से। तो कैसे सेट ऑफ करेगा बैंक ऐसे लॉस को इस बचे हुए पैसे से। तो आइए देखते हैं। तो हमने जैसा कि कहा कि सेट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो चीजें होती हैं। या तो भाई एक आदमी है खुद अपनी मर्जी से पैसा दे रहा है और फिर बैंक को बता दे कि भाई मेरा ये वाला जो लोन, ये जो पैसा है इस लोन में इतना इतना जाना है। क्या कहना चाह रहे हैं हम, आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि ABCDE पांच तरह के लोन है। एक इधर 2 लाख का लोन लिया हुआ है, इधर 4 लाख का, इधर 3 लाख का, इधर 1 लाख का और इधर 12 लाख का लोन लिया हुआ है। अब ये आदमी कहता है कि मेरे जो बैंक में टोटल डिपॉजिट्स हैं, मान लेते हैं 4 लाख के हैं, प्लस मैं आपको 3 लाख और दे देता हूं कैश। तो टोटल 7 लाख रुपए जो है कैसे खर्च होंगे ये मैं बताऊंगा पर आपको। तो ये रूल है कि अगर तो जो लोन जिस आदमी ने लोन लिया है वो खुद बता रहा है कि कैसे सेट ऑफ करना है उसका लोन, तो उसी आदमी के अकॉर्डिंग ही चला जाएगा। यानी कि जो है जो अगर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है डेटर के द्वारा, इसे हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शन बाय डेटर। तो ये आदमी कह सकता है कि 7 लाख में से आप जो है 4 लाख पूरा उड़ा दो, या फिर ये और साथ में आप कह सकते हैं कि 2 लाख भी उड़ा दो और यहाँ पर 1 लाख, बाकी बचा हुआ 3 लाख और 12 लाख मैं बाद में दूंगा। या कह सकता था कि 7 लाख सारा की सारा 12 लाख में से माइनस कर दो। तो बैंक को वही करना पड़ेगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ कहता है कि जो इंस्ट्रक्शन बाय डेटर ही सबसे पहले प्रेफरेबल चॉइस है सेट ऑफ करने के लिए। बट अगर डेटर जो है कुछ भी नहीं कहता, डेटर साइलेंट है और कुछ भी जो है सजेशन नहीं या फिर कोई भी जो इंडिकेशन नहीं देना चाहता कि कौन सा लोन पहले चुकाया जाए, तब उस केस में बैंक की अपनी मर्जी है कि वो किसी भी लोन को पहले या बाद में सेटल कर सकता है। इसे कहते हैं ओमिशन बाय डेटर टू इंटीमेट। ओमिशन बाय डेटर टू इंटीमेट मतलब कि जो है यहाँ पर डेटर की जो इंटीमेशन है वो गायब है, डेटर कुछ भी सलाह नहीं दे रहा है बैंक को। इसलिए बैंक जो है अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकता है। बैंक कैन सेट ऑफ सेट ऑफ अगेंस्ट एनी लोन, अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी। बट ये भी जो है राइट एब्सोल्यूट नहीं है। अब इसमें भी हम पढ़ेंगे कि ढेर सारी और कंडीशंस भी आ जाती हैं। जब हमने कहा कि बैंक जो किसी भी लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो सेट ऑफ कर सकता है, तो इतना भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी कुछ शर्तें हैं। देखते हैं आइए कैसे क्या क्या शर्तें हैं। सबसे पहले तो आप समझिए कि जब बैंक जो है सेट ऑफ करने चलेगा लोन को, तो बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और हो सकता है कि एक आदमी ने जगह जगह से ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांचेस से, सेम बैंक के ब्रांचेस से बहुत सारे लोन ले रखे हो। तो बैंक will treat all branches as one। मतलब कि ये नहीं कि अगर बैंक ने देखा कि ये तो ए ब्रांच का के पास ही था सारा पैसा, तो ए ब्रांच ही सेटल कर पाएगी, बाकी BCD ब्रांच जो है वो सेटल नहीं कर सकती इसका लोन। नहीं, जितनी भी ब्रांचेस बैंक एज होल देखेगा कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो रहा है, मैक्सिमम जो उसका लॉस बच सकता है कैसे बचेगा, कौन सी ब्रांच का लोन सेट ऑफ करने से। तो ये पहला रूल हो गया हमारा, ठीक है, कि सभी ब्रांचेस को एक ही माना जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं थोड़ा सा, अगर पार्टनरशिप फर्म हो तो क्या होगा। पार्टनरशिप loan can be set off from personal accounts of any or all the partners, but not vice versa। मतलब क्या हुआ इसका कि भाई जो अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनरशिप खुली हुई है, इसमें तीन चार जो पार्टनर है, दो पार्टनर हैं, उन्होंने कोई लोन लिया था, अब वो फर्म जो है अपना लोन चुका नहीं रही है, तो आप जो है जो एक बैंक है वो उस लोन को चुकाने के लिए सभी पार्टनर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स से पैसा निकाल सकता है। ये बैंक को अलाउड है, अगर उसी सेम बैंक में ही उनके लोन भी, उनके अकाउंट्स हैं तो ही। बट अब उल्टा सिनेरियो बात करते हैं कि
किसी एक पार्टनर ने या दो पार्टनर्स ने लोन ले लिया था अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, अगर पार्टनर्स अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लोन ले रहे हैं ए बैंक से और उसी ए बैंक में पार्टनरशिप फर्म का भी अकाउंट चल रहा है, तो क्या होगा? तो फिर बैंक इस कंडीशन में लोन सेट ऑफ नहीं कर सकता है। पार्टनर्स का लोन जो है फर्म को सेट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उल्टा है कि फर्म का जो लोन है वो सेट ऑफ करेंगे इंडिविजुअल पार्टनर्स, जब तक कि सारा लोन नहीं चुक जाता, जब तक सारे के सारे इंडिविजुअल जो पार्टनर्स है उनका सारा मनी बैंक ले सकता है, अगर वो सारा मनी उनके बैंक में है तो। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी पार्टनरशिप की। अब यही बात आती है जॉइंट अकाउंट के बारे में। जॉइंट अकाउंट treatment is same as in case of partnership firm। अब इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सीधा सा बात हमने कह दी कि भाई जैसे पार्टनरशिप फर्म में था कि ना कि भाई अगर मान लीजिए आपका जॉइंट अकाउंट है, तो जो जॉइंट अकाउंट में से अगर कोई भी आपने लोन लिया हुआ था जॉइंट अकाउंट में, मान लीजिए 5 लोग थे, सब लोगों ने लोन लिया पार्टनरशिप फर्म की तरह। अब जो वो फर्म या फिर वो अकाउंट चुका नहीं पा रहा पैसे, तो फिर आप सारे इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाएंगे, जितने भी इंडिविजुअल पर्सन थे सबके अकाउंट्स में से पैसा बैंक निकाल सकता है, सबके डिपॉजिट्स बैंक कैंसिल कर सकता है, सबके सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट का डिपॉजिट बैंक खाली कर सकता है, एफडी तोड़ सकता है बैंक। बैंक के पास ये राइट्स हैं अगर जो है जॉइंट अकाउंट है। बट अगर किसी इंडिविजुअल ने लोन लिया था और वो डिफॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है, तो वो पैसा जो है जॉइंट अकाउंट के मनी से सेटल नहीं हो सकता। अगर जॉइंट अकाउंट के नाम पे कोई जो एफडी बनी हुई है या फिर कोई लोन या फिर कोई जो सेविंग अकाउंट या कुछ और अकाउंट है, तो उसमें से पैसा नहीं निकाला जा सकता ये कह के कि आप में से किसी एक इंडिविजुअल ने डिफॉल्ट कर दिया है तो हम जो आपके अकाउंट में से पैसा निकाल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए और देखते हैं। ये हो गया हमारा पार्टनरशिप अकाउंट भी समझ में आ गया, अब हमको जॉइंट अकाउंट भी समझ में आ गया। अब उस केस में क्या होगा अगर ट्रस्ट अकाउंट हो तो? इफ ट्रस्टी इन पर्सनल कैपेसिटी fails to pay his loan, then trust account can not be touched। बेसिकली आप मान लीजिए कि कोई एक जो है संस्था है, उसमें बहुत सारे ट्रस्टी हैं, कोई जो चैरिटेबल एसोसिएशन है या कुछ भी एसोसिएशन है, स्कूल ही है, उसके ट्रस्टी हैं, तो उन ट्रस्टी ने जो है किसी एक आध ट्रस्टी ने अपने पर्सनल, या सभी नहीं सही, सभी ने जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई लोन लिया था जिसका ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो अब वो डिफॉल्ट करने लग गए सारे के सारे, या एक आध जिसने भी डिफॉल्ट किया। तो बैंक क्या करे इस केस में? क्या बैंक जो है इस ट्रस्ट का पैसा ले सकता है? ये जो ट्रस्ट का अकाउंट खुला हुआ था यहां से पैसा निकाल सकता है बैंक? नहीं निकाल सकता। ट्रस्ट और ट्रस्टी बिल्कुल अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। इसी तरह अगर ट्रस्ट डिफॉल्ट कर रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने लोन लिया और अब वो चुका नहीं पा रही है, तो भी बैंक उस केस में ट्रस्टी के इंडिविजुअल अकाउंट्स पे से पैसा नहीं निकाल सकता है। यानी कि कंप्लीटली सेपरेट हैं ट्रस्ट और ट्रस्टी, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है बैंक के पर्सपेक्टिव में। एटलीस्ट अगर कोई रिलेशन है तो सिर्फ इतना सा कि ट्रस्टी जो है ट्रस्ट के अकाउंट को मैनेज कर रहा है, इसके अलावा कोई और रोल नहीं है दोनों का ही। अब इसी तरह से एक और बात करते हैं माइनर की। अब माइनर्स भी होते हैं, माइनर यानी कि 18 साल से छोटे बच्चे। माइनर अकाउंट अंडर गार्जियन कैन नॉट बी सेट ऑफ। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर किसी माइनर ने लोन लिया था और वो चुका नहीं पाया है और उसके उसी अकाउंट में, उसी बैंक में दूसरे अकाउंट भी हैं, सेविंग अकाउंट है या एफडी वगैरह बना रखी है, तो भी आप जो है एक माइनर का लोन चुकाने के लिए माइनर के ही अकाउंट या फिर डिपॉजिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं।
बैंक जो है माइनर को बिल्कुल अलग ट्रीट करेगा बाकी सभी केसेस से, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि एक छोटा बच्चा जिसने थोड़ा बहुत एफडी बनवाई है मुश्किल से जैसे तैसे, या उसके पेरेंट्स ने उसके नाम पे कोई एफडी बनवाई है, तो आप उसको भी तोड़ दोगे? नहीं, ऐसे तो उसका भविष्य ही खतरे में आ जाएगा। इसलिए अगर उसने कोई थोड़ा बहुत लोन ले भी लिया, पहली बात तो माइनर लोन ही कितना ले लेगा, तो इस बैंकों को खास फर्क पड़ेगा नहीं अगर माइनर जो डूब भी, माइनर जो लोन नहीं भी चुका पा रहा है। तो इसलिए ये डिसाइड हुआ कि माइनर अगर अपना लोन उसी कैपेसिटी में चुका रहा है तो ठीक है, आप पर उसका एफडी वगैरह नहीं बना सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ जो है एक्सेप्शंस हो जाते हैं, अगर देखा जाए कि माइनर ने जो है जबरदस्ती जो है लोन लेकर फिर एफडी बना दी और अब लोन चुकाने से मना कर रहा है, तो उन केसेस में जो है एफडी तोड़ी जा सकती है, बट वो फिर कोर्ट के ऊपर होता है, उसमें काफी लंबे केसेस चलते हैं। बट इन जनरल एक गाइडलाइन यही है कि अगर एक माइनर का डिपॉजिट अकाउंट भी है और लोन अकाउंट भी है, तो दोनों आपस में सेट ऑफ तो किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकते अनटिल अनलेस ऑर्डर्ड बाय गवर्नमेंट, ऑर्डर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। तो ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए। तो ये बातें हो गई हमारी सेट ऑफ की। अब इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं, लेन की तरफ चलते हैं अब हम। अब लेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले समझिए कि लेन होता क्या है। लेन का मतलब हो गया दोस्तों, जैसे हमने यहाँ कहा था ना कि ट्रस्ट और ट्रस्टी का रिलेशनशिप, इसी तरह अगर जो है कोई आदमी कहे बैंक से कि आप जो है मेरा कोई मुझे जो है लोन दे दीजिए और बदले में मेरा सामान जो है गिरवी रख लीजिए आप अपने पास, ठीक है, कोलेटरल रख लीजिए। लेन की हम बात कर रहे हैं इधर। तो लेन में क्या होगा कि बैंक के पास कोलेटरल है, कोलेटरल इज लेन विद बैंक। अब ये जो लेन है ना, ये दो तरह की होती है। एक तो हो गया जनरल लेन कि भाई मैंने जो लोन लेता रहता हूँ आपसे, आपका कई बार कभी मैं लोन ना चुका पाऊँ तो आप जो मेरा एसेट को बेच दीजिएगा। या फिर एक दूसरा लेन होता है पर्टिकुलर लेन, दोनों की हम बात करते हैं। पर्टिकुलर लेन। अब क्या हो रहा है कि भाई जनरल लेन में एक आदमी ने कहा कि मैं जो है आपसे लोन लेता रहता हूँ, मेरी जो है ओवरड्राफ्ट खुली हुई है या फिर कोई जो मेरा डिमांड अकाउंट खुला हुआ है जिसमें मैं पैसे आपसे लेते, मेरे को जितनी जरूरत होगी मैं आपसे लेता रहूंगा अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए। तो डिसाइड कैसे होगा कि मैंने कितना लोन लिया है, या मेरे कौन से लोन पे जो है ये लेन, लेन यानी कि अगेन मैं आपको एक बार बता देता हूँ अच्छे से कि भाई जब भी कोई आदमी कोई सिक्योर्ड लोन लेता है तो उसको बदले में कोई कोलेटरल रखना पड़ता है। वो अपनी जमीन के कागज रख सकता है, या अगर कोई गाड़ी खरीद रहा है तो गाड़ी के कागज रख सकता है, या इस तरह से ही अपनी मशीनरीज के कागज रख सकता है। तो वो जो सारा कोलेटरल होता है ना, वो बैंक जो है अपने बैंक का नहीं हो गया है। अगर हमने कोई चीज बैंक को जो है संभालने के लिए रख दी है लोन के बदले, तो वो बैंक की नहीं होगी है। बैंक जो है खाली उसको उसकी देखभाल कर रहा है, जैसे एक ट्रस्टी एक ट्रस्ट की देखभाल करता है, पर वो ट्रस्ट का पैसा ट्रस्टी का नहीं हो जाता। इसी तरह से लेन जो है, लेन का मतलब हो गया कि बैंक के जो पैसा है उस पर ध्यान रखना, बैंक जो है आपके अपने जो कोलेटरल है उस पर उसका ध्यान रख रहा है। बैंक की ये भी जिम्मेदारी है कि आपका जो कोलेटरल है वो डैमेज ना हो जाए। अगर आपने कोई कागज दिए हैं बैंक को, तो वो जो कागज हैं वो बैंक संभाल के रखे अच्छे से, और हर पॉसिबल सिचुएशन में बचाने की कोशिश करे जब तक अनअवॉइडेबल सिचुएशन ना अराइज हो जाए। ठीक है। अब बात आती है कि जब आप डिफॉल्ट कर देते हो तो क्या होगा। अगर तो आपने कहा हुआ था कि मैं बैंक बैंक से कि मैं कोई भी लोन लेता रहूं, आप जो है हर लोन पे जो है मेरा लेन वैलिड होगा। लेन वुड बी वैलिड फॉर ऑल लोन्स। तब तो कोई परेशानी ही नहीं है। जैसे ही आप किसी भी लोन पे डिफॉल्ट करेंगे, बैंक जो है आपका एसेट बेच के काम कर लेगा अपना। इतना भी आसान नहीं है आपका लेन बेचना, उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, वो हम आपको बताएंगे। बट अगर पर्टिकुलर लेन है, तो मान लीजिए आपने जो है अगेन ए बी सी डी ई 5 तरह के लोन ले रखे हैं, और आपने कहा कि मेरा जो लोन है वो सिर्फ ए और बी पे ही लागू होगा, मेरा जो लेन है, बाकी सी डी ई तो मेरे जो है अनसिक्योर्ड है। तो ऑब्वियसली बैंक आपके जो सिक्योर्ड कोलेटरल है उस पर ले भी कम इंटरेस्ट रहा था, और जो अनसिक्योर्ड है उस पर बैंक मजे भी तो ज्यादा ले रहा था, उस पर जो है 8-9 की जगह 15-16% इंटरेस्ट ले रहा था। तो अब बैंक जो है उन लोन्स के बदले में ये कैसे कह सकता है कि आप जो मैं ये ले आपका जो कोलेटरल है मैं उनसे भी सेट ऑफ कर दूंगा, नहीं कर सकता। तो इसलिए ये कहा गया कि अगर ये बताया जाए कि इफ द लेन इज फॉर पर्टिकुलर लोन्स, देन
लेन कैन बी सोल्ड ओनली फॉर दोज लोन्स। तो ये हो गया हमारा जनरल लेन और पर्टिकुलर लेन का डिफरेंस। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट बात नहीं है। अब आप समझिए कि लेन जो है बैंक कब कब एक्सरसाइज नहीं कर सकता। कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जब बैंक जो है लेन को एक्सरसाइज नहीं कर पाता है। जैसे कि मान लीजिए कि बैंक और जो हमारा डेटर है इसके बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें कुछ कमियां थी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड इनवैलिड था। कॉन्ट्रैक्ट वाज इनवैलिड एब इनिशियो। तो एक तो बात हो गई भाई कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। अब इनवैलिड कैसे हो सकता है? माइट भी वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा लिखा है कि जो इलीगल हो, यानी कि जो लॉ के अगेंस्ट जा रहा हो या फिर कंट्री के ही अगेंस्ट जा रहा हो, कुछ ऐसे एसेट्स की बात उसमें की जा रही हो, या फिर अब ये तो एक बात हो गई। दूसरा क्या हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे एसेट का हो गया जिसके ओनर ही नहीं था डेटर। एसेट्स अंडर लेन आर नॉट ओन्ड बाय डेटर। जब डेटर का एसेट ही नहीं है तो फिर भाई जो हमारा बैंक है वो उस पर कब्जा कैसे कर सकता है? वो एसेट्स तो किसी और के हैं। ठीक है, अब उसके अलावा क्या है? एसेट्स वर हैंडेड ओवर फॉर डिफरेंट पर्पस। एसेट्स जो थे वो किसी और काम के लिए दिए गए थे, ये लोन पे सेट ऑफ करने के लिए दिए ही नहीं गए थे। मतलब वो कोलेटरल नहीं था, आप जो उसको इस तरह से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। लेन के लिए अगर आपको लेन के लिए दिया गया था तो वो जरूरी नहीं है कि कोलेटरल ही हमने दिया हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में उस टाइम पे ये डिसाइड हुआ हो कि ये जो इस लोन के लिए नहीं है, बल्कि हम जो आप पे खाली हम अपने एक सिक्योरिटी रखना चाहते हैं आपके। जैसे मान लीजिए लॉकर है, लॉकर पे अगर आप बैंक को देते हैं तो बैंक का लेन हो गया आपके सामान पे, बट बैंक उसको बेच थोड़ा ना सकता है, लॉकर के सामान को बेच नहीं सकता बैंक अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो ये कुछ कंडीशंस हो गई। इस तरह से मिलती जुलती बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि भाई अगर आपने जो है किसी और मकसद से रखा हुआ है, या फिर आपने जो आपका जो किसी और लोन के लिए आपने कोलेटरल रखा हुआ है। एसेट वाज फॉर सम अदर लोन, तो भी यही सब हो गया। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान देना है कि डिपॉजिट जो है वो लेन नहीं होता। डिपॉजिट ना गुड्स है ना आपका जो है लेन में इंक्लूड किया जा सकता है। डिपॉजिट्स आर नॉट पार्ट ऑफ लेन। ठीक है, तो ये अब क्या क्या होता है लेन का ये भी समझते चलिए कि लेन के अंडर क्या क्या आ जाता है। भाई आपके जितने भी बॉन्ड्स हैं या फिर शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, या फिर आपने किसी कोई एक्चुअल जो है फिजिकल एसेट रखा हुआ है, जैसे प्रॉपर्टी आपने रखी हुई है या कार रखी हुई है, तो ये सब चीजें आ जाती हैं लेन के अंदर। खाली डिपॉजिट एक एक्सेप्शन है जो नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि बैंक कैसे कैसे आपको जो है कंट्रोल कर सकता है आपके एसेट्स को, या फिर बैंक कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। बट कई बार होता है कि आप जब आपको खुद ही रियलाइज हो जाता है कि अब मैं बहुत ज्यादा अंदर गड्ढे में, डेट के गड्ढे में दब चुका हूं, अब मुझे बाहर आना है, तो तब आपके पास क्या रास्ते होते हैं? तब आपके पास तीन तरह के रास्ते होते हैं डेट को जो है संभालने के लिए। तो वो भी हम पढ़ते हैं क्या क्या रास्ते होते हैं आपके पास। सबसे पहले तो आपके पास रास्ता आता है डेट मैनेजमेंट का, यानी कि इससे पहले कि बैंक आपको बुलाए कि लोन जो है मेरा टाइम पे नहीं हो रहा, आप खुद ही समझ जाएं कि मेरा लोन जो है आगे डिफॉल्ट करने वाला हूं मैं, या मुझे जो है कुछ ना कुछ अपने चेंजेस करने हैं। तो कैसे चेंजेस ला सकते हैं? इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे, वो आपको बताएंगे, कुछ सजेशंस आपको देंगे कि रिड्यूस, क्या रिड्यूस करना है हमको? रिड्यूस एवरेज इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन। अब ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, एवरेज इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन कैसे रिड्यूस करें? ये हमारे हाथ में हो सकता है। हो सकता है कैसे? पे योर क्रेडिट कार्ड बिल्स, जिनमें बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट लगता है। क्रेडिट कार्ड बिल्स, ये एक एग्जांपल हो गया। उसके अलावा आप जो फिजूल खर्ची है वो तो आपको बचाना है ही, वो तो डेट मैनेजमेंट का पार्ट होता ही होता है कि आपकी जो है एक्स्ट्रा स्पेंडिंग है वो आपको बचा कर रखनी है। डू नॉट
स्पेंड यूजलेसली। उसके अलावा आप जो है कह सकते हैं कि भाई जो हमारा कुछ ज़्यादा हाई, भाई जब आप लोन लेते हैं तो कुछ कम इंटरेस्ट रेट पे होते हैं, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे होते हैं, या फिर आप जो इस तरह से कर सकते हैं कि अगर ये बैंक में मैंने ज़्यादा ये वाला लोन लिया हुआ था तो मैं किसी और बैंक से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन लेकर ये यहाँ से चुका दूँ। चेंज योर हाई इंटरेस्ट डेट टू लो इंटरेस्ट डेट। बेसिकली हम जो यहीं पर डेट मैनेजमेंट की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अलावा आप जो हर महीने नॉट ओनली इंटरेस्ट पे कीजिए बट थोड़ा थोड़ा डेट भी के पे करते जाइए साथ में। पे प्रिंसिपल अमाउंट along with इंटरेस्ट। इससे क्या होगा कि इवेंचुअली आपका जो इंटरेस्ट है वो घटना अपने आप ही शुरू हो जाएगा जब आप थोड़ा थोड़ा सा प्रिंसिपल अमाउंट भी हर महीने पे करते जाएंगे। तो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं इन्हें एक्चुअली में मालूम होता है कि कैसे कंट्रोल करना है आपके डेट को। तो ये बहुत सारी इस तरह से सजेशन देते हैं कि आपके बेसिकली डेट मैनेजमेंट करते हैं। मकसद वही है कि कम से कम लोन आपके ऊपर रखा जाए और कम से कम जो आपका इंटरेस्ट रेट किया जाए। तो एक तो ये बात हो गई। अब इसी से मिलती जुलती एक और बात होती है डेट कंसोलिडेशन। डेट कंसोलिडेशन में क्या होता है कि मान लीजिए आपने बहुत सारे बैंक से बहुत सारे तरह का लोन लिया हुआ है, अब उन सबको एक साथ मर्ज करा जाएगा इसमें। डेट कंसोलिडेशन मर्ज द लोन्स टेकन फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स एट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स। जनरली जब ऐसा किया जाता है कंसोलिडेशन तो आपका इंटरेस्ट रेट घट जाता है। अगर आपका पहले एवरेज इंटरेस्ट रेट आ रहा था मान लीजिए 13.5, तो माइट भी अब 12.5 आ जाए, तो थोड़ा सा जो रिडक्शन इंटरेस्ट रेट में हो जाता है और आपको आसानी हो जाती है। आपको एक एम मिल जाता है कि अब मुझे हर साल इतना इंटरेस्ट पे करना है और इतना मेरा लोन है। तो और बहुत सारे बैंक जब आपके पहले पीछे लगे हुए थे अब सभी जो है कंसोलिडेट हो गए, एक ही बैंक रह गया है। अब जो बीच में कंपनी है ये डेट कंसोलिडेशन वाली, इसके लिए भी आपको कोई प्रोफेशनल ही हायर करना होगा जो सभी बैंक से बात करके उनको ये कर सकता है वो प्रोफेशनल की उनका लोन खुद चुकाता रहे और आपसे सारा लोन जो है आपसे कहे कि आप मुझे दे दो चुकाने की बजाय, या अपने ऊपर बोझ ना लेने की बजाय किसी और बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि इस तरह के लोगों से जो है आप इंटरेस्ट लेते रहना और सारे बैंक्स को जो है आप जो है पेमेंट करते रहना फर्दर। तो इस कैसे होता है, मान लीजिए कि पहले आपके पास ABCDEFG 6 बैंक थे, सबसे 7 बैंक थे, सबसे आपने जो लोन ले रखा था। अब क्या होगा कि कोई एक पर्टिकुलर बैंक डी बैंक कहेगा कि आप मुझे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दो और मैं बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ए में, बी में, सी में, डी में भी और ई में। ई तो डी तो खुद है, ई और एफ सभी में जो है ये पे कर देगा खुद ही। तो इससे आपको तो बेनिफिट मिल ही गया कि आपको जो है इंटरेस्ट वो एक जगह ही खाली लोन देना पड़ा। डी को क्या बेनिफिट मिला कि जो भी लोन आएगा सबसे पहले डी को मिलेगा, उसके बाद बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसलिए ये कम इंटरेस्ट रेट पे भी मान जाएगा। और नहीं तो लग रहा, एक बार को तो लग ही रहा था कि सारा लोन डूब ही गया है। ये जनरली तभी की जाती है जब जो है लास्ट सिचुएशन ही आ जाए कि लगे कि अब पैसा जो है वापस रिकवर करना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है या फिर सारा पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के ऑप्शन जो है बैंक आपको प्रोवाइड करने लगते हैं। डेट मैनेजमेंट के ऑफर दे आते हैं आपको, या फिर डेट कंसोलिडेशन होता है, या फिर लास्ट में एक और भी ऑप्शन होता है सेटलमेंट का। अब फाइनली सब कुछ करके देख लिया, अब कुछ भी नहीं हो पा रहा। आप जो है इंटरेस्ट रेट भी कम कर लिया आपने, अपनी स्पेंडिंग भी कम कर ली, बट लोन इतना ज़्यादा है कि आपकी इनकम से ही ज़्यादा है लोन इंटरेस्ट, तो फिर आप चुका ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए फाइनली सेटलमेंट की बात आ जाती है। जनरली रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा देखा जाता है सेटलमेंट, खासकर फार्मर्स के साथ किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनको अपनी लैंड बेचना ही पड़ जाएगी, और अगर एक बार लैंड बेच ही दी तो फिर तो लोन आना ही इम्पॉसिबल हो गया। इसलिए सेटलमेंट किया जाता है। सेटलमेंट में क्या होगा, अगेन क्लबिंग ऑल दी loans, drastically reducing interest rate।
इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया जाता है, बल्कि कोशिश की जाती है कि आगे नहीं लिया जाए। उसके अलावा लोन अमाउंट भी रिड्यूस कर दी जाती है। जनरली ये जो तीनों हमने आपको स्टेप्स बताए, डेट मैनेजमेंट हो गया या डेट कंसोलिडेशन हो गया, डेट सेटलमेंट हो गया, इन तीनों का मकसद होता है कि 5-7 साल के अंदर आपका जो भी लोन है आप चुका दें इजीली, और ज़्यादातर जो लोन चुका ही दें, 90% से ज़्यादा लोन आप इजीली पे कर पाएँ। और वो डिपेंड करता है केस टू केस सिनेरियो। अगर आपके पास एक्चुअल में इतना मनी या इनकम है ही नहीं कि आप लोन चुका पाएँ, तो फिर तो तीनों ही केस जो है संभव ही नहीं है, आपको जो है एनपीए के रूट से ही जाना पड़ेगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की क्लास खत्म हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा टोटल समझ में आ गया होगा कि एनपीए के लिए बैंक्स क्या करते हैं, आपके पास क्या रास्ते हैं अगर आप एनपीए में फंस गए हैं तो, और लेन का क्या इशू होता है डेट के टाइम में। तो इसी से मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो में पसंद आई होगी, तो वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ के सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।